बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है, लंबे चौड़े तारुफ की उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम ही काफ़ी है। मोहतरम मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाह जी, हजूर। क्या थैंक यू फॉर कमिंग। और दूसरी जो हमारी मेहमान है, नामवर मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, होस्ट हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सादिया फैसल साहब। वेलकम टू द शो सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज थैंक यू भैया साहब। आजकल आप स्टूडियोज नहीं जा रहे, बस हम तो जब आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप शाह जी, आपकी बात और है। आप कहते हैं तो इकबाल के कबीले का ना। बहुत मेहरबानी है कि लोग प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, विच इज़ आजकल के ज़माने में बड़ी है। एक विदाउट एनी इंटरेस्ट, हाँ, यस यू आर राइट। विदाउट एनीथिंग कि भी इनको कुछ इसके एवज कुछ कुछ मिलेगा। आप उस सियासत छोड़े भी आपको तो 15-20 साल हो गए। 25 साल, 25 साल, ऑलमोस्ट 25। आपकी शर्ट देखे तो आप भी आजकल के ज़माने के लग रहे हैं। मैं हूँ आजकल के ज़माने का, इसी ज़माने में बैठा हूँ मैं। सर क्या बात, एवरग्रीन है, एवरग्रीन। इसको भी पता नहीं है कि मियाँ साहब पे कितनी दुनिया फिदा होती है। इन वाले है नहीं पता कि मैं मेरा मल्ला खेड़ा है। अच्छा मियाँ साहब, आपने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है और ग्रामोफोन से लेके और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का एक सफ़र जो है, यानी कि पूरा आपने इसको देखा है ना, उसका मुशाहिदा किया, करीब से देखा है। आप क्या समझते हैं कि ये भी टेक्नोलॉजी जदीद जो पाकिस्तान जो तो सिर्फ उसका यूज़र है ना जी, एंड यूज़र हैं हम इसमें से शायद हमने कुछ भी इसमें से मेजर हमने क्रिएट नहीं किया, कुछ भी नहीं क्रिएट किया हमने। तो हमने भी क्या इस तरक्की के सफ़र में भरपूर किरदार अदा किया है, या आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ डिटेरिएट हुए हैं मुआशरा हमारा? नहीं, मेरा ख्याल डिटेरिएट ही हुए हैं। हमने कोई देखें, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो ममालिक थे मार्का वजूद में आए, तो जो एक फ़िलासफ़ी थी हमारे फाउंडिंग फादर्स की, इकबाल की स्पेशली, वो थी सेल्फ रिलायंस, जी, कि अपने आप पे कि अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। एक्चुअली हुआ ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया। हाँ। और हिंदुस्तान में क्योंकि उनका अलामा साहब, आपको तो पता ही है कि बड़ी इज़्ज़त करते थे। और अलामा साहब के फ़ौत होने से कुछ अरसा पहले वो उनसे मिलने भी गए, उनसे उनकी इयादत करने गए और ज़मीन पे बैठे। जी हाँ। और उनके साथ मियाँ इफ्तिखारुद्दीन और बेगम इफ्तिखारुद्दीन भी थे उनके साथ। ये और मियाँ साहब आपके ससुर थे? मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी उनके वालिद थे। जब पंडित जी आए अलामा साहब से मिलने, तो उन्होंने एक बात कही अलामा से, और ये कहा कि जी असल तो मुसलमानों के लीडर आप हैं। मतलब कहने का मकसद ये था कि कायद तो जो है वो, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो खुद एक अदना सिपाही हूँ कायद आज़म का। यानी कि ये उनकी यूनिटी थी और सोच और उनकी थॉट थी। और मैं कहूँगा इस मौके पे ये भी ज़रूर अगर हम शेयर करें ताकि पता लगे कि दो बड़े लोग जो थे वो कैसे एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे। कि जब कायद आए बाद में और जब अल्लामा नहीं थे 23 मार्च को, तो उन्होंने कहा कि आज ये बहुत खुश होंगे। हाँ, मीनार पाकिस्तान। हाँ, मीनार आज उन्होंने दो एक तो जब कायद लास्ट अलामा से मिलने आए, तो उस वक्त के डॉक्टर जावेद इकबाल से अलामा साहब ने कहा कि तुम अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो के तुम आना, अपनी ऑटोग्राफ की किताब लेके मेरे से एक साहब मिलने आएंगे और तुमसे उनके ऑटोग्राफ मांगना। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैं गया, उनकी उम्र को तब को मेरे ख्याल को 10-11 साल थी। अपनी ऑटोग्राफ बुक लेके तो मैं जाके उनको कायद से कहा कि मुझे अपनी ऑटोग्राफ दें। तो कायद ने उनको देखा और उन्होंने ऑटोग्राफ की किताब साइन की। तो उनसे अब वो कायद की बड़ी एक इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनैलिटी थी। वो कहते हैं लोग प्रेजेंस थी कि जब वो कमरे में एंटर होते थे तो लगता था कि कोई 50 लाख का कोई करंट जो है इस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। विद पियर्सिंग आइज उनकी थी और बड़ी गरजदार आवाज़ थी, जो उनकी बेटी की भी थी बाय द वे। उनकी भी वो इसी तरह ही उसी लहजे में तरीके से बोलती थी। उन्होंने उनसे डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर जावेद इकबाल से, कि डू यू राइट पोइट्री? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नो सर, आई डोंट राइट पोइट्री।
सो उन्होंने कहा, कायद ने कहा कि सो व्हाट विल यू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं घबरा गया, मैंने तो कोई जवाब ना मुझे देना आया। एक तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल थी और दूसरा मैं आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने अलामा से कहा कि ही डजंट से एनीथिंग। तो अलामा साहब ने कहा ही इज लुकिंग एट यू टू टेल हिम व्हाट ही शुड बी। वाह, देखिए सो यू नो ये एक एहतराम था और कितनी क्लैरिटी थी। तो ये सारी बात है। देखें, हम एक, हमारा जो मुल्क है, हम एक नज़रियाती मुल्क हैं, ठीक है। हम एक अब इस लेवल के हम पहुंच गए हैं कि हमारे जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अगर आप उनसे पूछें कि 23 मार्च को क्या हुआ था, तो उनको ये नहीं पता। वो कहेंगे पाकिस्तान बना था, कोई कहेगा जंग। ये एक्चुअली मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पार्लियामेंट पूछते हैं कभी सवाल कर रहे हैं तो आगे से किस किस्म के जवाब दे रहे हैं। हम अपना नज़रिया अपने नौजवानों तक नहीं ले जा सके। क्या था नज़रिया है पाकिस्तान? बार बार कहते हैं जी नज़रिया है पाकिस्तान। इट वाज व्हाट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान? ठीक है। क्यों बनाया गया था पाकिस्तान? सिर्फ एक ही वो की थी कि एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जहाँ जो भी वहाँ के रहने वाले हैं वो दे शुड बी इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, जो कि मिसाक मदीना में पहला चैप्टर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तमाम जो मदीना के जो शहरी होंगे दे विल बी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, क्रीड और रिलीजन, उनके इक्वल राइट्स होंगे। और जब भी मक्के मदीने को अटैक होगा तो सारे मिल के डिफेंड करेंगे। यही मिसाल है। और यही एक मकसद था, एक एक्सपेरिमेंट था कि अभी असल इस्लामी जो रियासत होती है वो ये होती है कि जहाँ हर वहाँ का रहने वाला जो है ही शुड फीड एंड बी एन इक्वल सिटीजन। सबको आज़ादी हो, कोई हिंदू है वो अपनी वो करे, जो मुसलमान है। जो कायद ने भी कहा था दैट इट इज़ नॉट रिलीजन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ द स्टेट, ये आपका अपना पर्सनल मसला है। हम तो कहते हैं ना कि जी ये बड़ा क्राइसिस है, फाइनेंशियल है और फलाना, वो तो आप छोड़ें। असल क्राइसिस आइडेंटिटी का है कि आपको पता ही नहीं है। भाई कायद आज़म ने कहा था कि सूबों में बहुत हम आहंगी होनी चाहिए, भाई हैं एक दूसरे के, हैं आज आप भाई। आज दुखी लग रहे हैं आप। ये आप सही कह रहे हैं। मुझे कभी भी मेरी जो पॉजिटिव हमेशा मैं रहता था, लेकिन अब आके थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिज्म में थोड़ी सी कमी आई है। और अल्लाह करे कि मेरी जो ये कमी है ये गलत हो और हम एक बाइज़्ज़त कौम की तरह हम उभरें और अपनी जो ये हमारी सारी जो ये मुश्किलात है हम इनको इंशाअल्लाह कम करें। सादिया, बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि भाई आजकल की यूथ जो है उसमें उस तरह का अदब और उस तरह की नॉर्म्स और उस तरह की वैल्यूज़ नहीं है जैसी 80s में 90s में उससे पहले थी। आप एक नौजवान की हैसियत से इससे एग्री करती? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे अगर मैं रिकॉल करूँ, अल्लाह बख्शे मेरी नानो ज़िंदा थी, हम छोटे छोटे थे और हमें बहुत फैमिली वैल्यूज़ सिखाई जाती थी और हमें बताया जाता था बड़ों का अदब करना है, स्पेशली बड़ों को टाइम देना है, जो कि सबसे ज़्यादा तो अब टाइम की कमी है ना। हमारे बच्चे या आजकल की जनरेशन के पास टाइम नहीं है बड़ों को देने के लिए, बस सोशल मीडिया है एवरीवेयर, उसने बहुत काम ख़राब किया। और देखें, हम तो जैसे हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं, मैं भी अपने बेटे को बताती हूँ कि इस तरह करना है सारा कुछ, लेकिन फिर आप स्कूल जाते हो, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपके उठना बैठना डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ़ लोगों में होता है, तो माँ बाप तो कोशिश करते ही हैं, बट वो औलाद कितना पिक करती है या कैसे फैमिली वैल्यूज़ को देखती है, लेके चलती है, वो अब है जी। लेकिन शाह जी कैफी ने बड़ी वैल्यूज़ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ माशाल्लाह। हाँ जी, ਇਹਨੇ इतना टाइम दिता है मैनू, इन्ना घर नहीं दिता जिन्ना मैनू दिता। मियाँ साहब, ये जो रवैये थे 90s तक हम देखते हैं कि इज्तिमाइयत जो थी उसकी बड़ी अहमियत थी कि वालिद ने जो कहा, वालदा ने जो कहा, बहुत सारे फ़ैसले जो थे, बहुत सारे आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आप ये सोचते नहीं, उन्होंने कह दिया और आप उस पर अमल करते थे और खुश भी रहते थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही को अधूरा हो जाता था इंसान, और खुश भी रहते थे। अब बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म जो है कि भाई मेरी एक अपनी शख्सियत है और तमाम तर फैसले अपनी ज़िंदगी के मैं करूँगा और माँ बाप का कोई दखल नहीं होना चाहिए इसमें। बेसिकली पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक जो नेशनल नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं और आपकी जो यंग जनरेशन है उसको आप हमारा सिलेबस जो है आप देखें, पंजाब का कुछ है, सिंध का कुछ है, बलूचिस्तान का कुछ, नेशनल यूनिटी है ही नहीं। फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चे के, 7 8 साल 9 साल 10 11 साल तक उसको
अब मसलन आप टर्की जाते हैं, मुझे याद है कि अपना मारिया वास्ती शो किया करती थी। जी जी वो अपना मॉर्निंग फ्रॉम इस्तांबुल। तो एक मैं भी उसमें उस शो में गया था। ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਚ हाँ जी, वड्डी कश्ती बह के तो खूब असी चूमे होते हाँ वो जी। जी बड़ी सोहनी जी कुड़ी सी होती हाँ जी, हाँ जी। उन्हें खाने शाने बनाए, क्या? खाना चंगा नहीं सी लेकिन कुड़ी सोहनी सी। अच्छा अब मियां साहब इस पे आते हैं, बड़ी संजीदा बात है और अहम बात है, लेकिन मुझे बताएं वैसे हुस्न परस्त तो आप हमेशा ही रहे, उसमें कमी कभी नहीं आई। लेकिन हुसन ਐਵੇਂ ही ਹੁਣ तक फिट ने अगले। अच्छा आपके बारे में पता है पूरे मुआशरे में मशहूर है मियां साहब बड़ी हुस्न परस्त हैं, रंगीन मिजाज है, ये पता है? नहीं, अब देखें आप मुझे बताएं कि कंपोज करना, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना और कभी कभी छोटे मोटे लिरिक्स भी लिख लेंगे तो अपना हीर रांझा जैसी एक हाँ क्या बात है। बैठी हुई है मेरे साथ, इन्होंने भी पहला जी, जी, सादिया जी, का जी। वो play First था। project। हाँ, प्रोजेक्ट था, वेरी अनयूजुअल वन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क का सिलेबस एक होना चाहिए। वाह वाह। कम से कम जो 8वीं फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनमें तो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, 4th 5वीं जमात तक इनको पता होना चाहिए कि कायद और इकबाल और बिल्कुल ऐसे। हिस्ट्री अपनी सही। ये नहीं कि आप हर एक की क्या कहते हैं, कोई आ रहा है तो उसको मेरा मतलब वो अपना इस्लाम लेके आ रहा है, कोई आ रहा है कोई अपना कोई तरीका लेके, ये नहीं होना चाहिए। जब आप और टर्की की मैं आपको मिसाल यही दे रहा था कि वहाँ हम जब गए तो एक रेस्टोरेंट है वहाँ, बड़े मशहूर उसकी वहाँ की स्टेक्स है, नुसरत उसका नाम। तो मैं इन सबको ले गया, मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अब वो वहाँ हम गए तो वहाँ जनाब को 500 बंदा अंदर फुल और कोई 500 बंदा बाहर। तो अब उन्होंने कहा जगह तो आप कम से कम कुछ 4 घंटे तो बैठे फिर ही आपको खाना मिलेगा। तो मैं गया वहाँ, एक तकड़ा सा एक टर्क था जो मेजर डोमो था वहाँ। तो मैंने कहा ब्रदर आई हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे तो पता है ना कि वो किस तरह फील करते हैं। आई ऑल द वे फ्रॉम लाहौर एंड वी कम हियर टू ईट इन योर रेस्टोरेंट। मैंने कहा ब्रदर फ्रॉम पाकिस्तान। उसने एक मुझे ज़ोरदार जप्पी दी, लगा मेरी हड्डियाँ उड्डियाँ जो हैं वो उसने थोड़ी सी हिला दी। उन्होंने कहा यू वेट, लिटरली 10 मिनट के बाद उन्होंने हमें टेबल दी। अब मारिया मुझसे बार बार पूछे कि ये किस तरह, मैंने कहा कल मुझे शो पे सवाल पूछना है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि इनको इनकी हिस्ट्री जो किताबें उनमें पढ़ाया गया है कि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, कि खिलाफत मूवमेंट क्या थी, कि औरतों ने अपने जेवर उतार के जो खिलाफत था उसको बचाने के लिए, वो भी अम्मा जो थी, अब उन्होंने मुट्ठी भर आटा की कैंपेन शुरू की, कई हज़ार टन आटा इकट्ठा हो गया। जौहर ब्रदरान की उनकी जो बात थी। तो इसी नोट पे नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं कि इतनी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की इज्जत करती है और पाकिस्तान को चाहती है, हम अपने साथ मगर क्या कर रहे हैं, क्या बात, ये है असल में सवाल। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया फैसल, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया फैसल साहिबा, मोहतरम मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब। सादिया, ये जो सोशल मीडिया है आपकी ज़िंदगी में तो बहुत ही बड़ा किरदार हो गया उसका। जी जी। अम्मा से कभी बात हुई आपकी सोशल मीडिया में? अम्मी बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव है। मैं अम्मा को कहती हूँ थोड़ा कम करें, बट उनको पसंद है, वो एक्टिव भी हैं। फिर लोग देखो एक बात और तुम देखो कि शी बीइंग अ स्टार, ओके, जी, एन एक्ट्रेस, इट हेल्प्स इन हर वर्क। हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में इट गेट्स ऑन योर नर्व्स एज वेल, और आपको फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। और हमारे जिस तरह जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है उसमें लोग अच्छा कमेंट भी करते हैं, बुरा कमेंट भी करते हैं। समटाइम्स काफ़ी डिस्टर्बिंग भी होता है। ट्रोलिंग, आपको ज़ाहिर है आप ट्रोलिंग होती है, एक वक्त आता है कि आपको आप सोचना शुरू हो जाते हो, आपके यहाँ दिमाग पर होता है, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल योर माइंड गेम्स। आई थिंक जो एक्टर्स होते हैं उनकी ट्रोलिंग बहुत होती है, जी जी बहुत होती है। और जो सिंगर्स हैं
तो इस तरह पॉलिटिशियंस की भी बहुत होती है। बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मियां साहब, फैमिली मेंबर्स को आपस में जो बातें करते थे पहले, मिलते जुलते थे, क्या सोशल मीडिया ने उनके राब्ते में, उनके कनेक्शन नहीं, को कमजोर किया? ख़वातीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी मिलती जुलती और बातें करती हैं। नहीं, मैं तो खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है कि एक जिस तरह हम देखते हैं कई दफ़ा कि आपके पिछले हफ्ते जो थे, आपकी एवरेज जो थी वो आपने 8 घंटे एवरेज की है या 6 घंटे एवरेज की है, वो भी आप मेरी आपको पता है, आपको हैरत होगी, घंटा सवा घंटा निकलती हार्डली, और उसको मैं कम किया है मैंने, यानी कि ये तकरीबन 3-4 इब्तिदा में थी, अब उसे घंटे सवा घंटे तक लिया। वो तो शाह जी घर वाला मोबाइल है ना, जिथे बाहर वाले मोबाइल पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। शाह साहब की बेगम जरा थोड़ी जी सख्त इस वास्ते एहो जी गल ना करो। लो जी, हो गल क्लियर होगी साहब। आज एलिबाई मिला। मियां साहब देखिए, मैं इसलिए भी ये कह रहा था कि आपकी राय ज़रूर लोगों तक जाए, यूथ भी आपको बड़ा फॉलो करती है। जो बातें ना कहीं जब आप बैठे होते हैं टेबल पे, भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, कोई ना कोई बात आपके कान में पड़ जाती है, वो आपकी तरबियत भी कर रही होती है, वो आपकी ज़िंदगी भी बदलती है। तो ये वो सारा तजुर्बा जो बाप के पास था, माँ के पास था, दादा दादी के पास था, अब मुकालमा ही नहीं होता, तो वो उस तरह से मुंतकिल नहीं हो पाता। ये एक्चुअली देखिए, ये डिपेंड भी करता। अब मेरी आदत बचपन से थी कि मैं बुजुर्गों में बैठने का बहुत शौक था। अब मेरे दादा, बुजुर्गों में खवातीन, बुजुर्गों खवातीन में तो खैर वो बाद में जब मेरे जो दादा थे मियां अमीरुद्दीन साहब, उनकी एक अपनी एक महफिल हुआ करती थी, जिसमें मजीद निज़ामी साहब, शोरश कश्मीरी साहब, क्या बड़े लोग, इसमें अपना प्रोफेसर मिर्ज़ा मुनव्वर साहब, फिर कलीम अख्तर साहब, तो ये इनकी एक अपना महफिल होती थी। संडे के संडे इन्होंने इकट्ठे हो जाना और लंच भी इन्होंने करना, फिर उसके बाद चाय भी चलनी, ठीक है, ये चलता। तो मैं बैठ के इनकी बातें सुना करता था और इन्जॉय करता था, ठीक। और एक महफिल होती थी मियां असलम साहब की, ठीक है, तो मेरे जो वालिद के मामू तो राइटर थे, और ही वॉज द लास्ट वन टू लीव द हवेली। अच्छा, उन्हीं जाते थे वहाँ से। उनकी अपनी एक अदबी महफिल होती थी। अच्छा, और वो मेरे दादा कहा करते थे, यार अपना असलम जड़े ने, मामा असलम, सब उनको मामू असलम कहते थे, मेरे वालिद भी मामू असलम कहते थे, तो ऐसे कहते असलम जड़ा वे एदा कोई भी पंजाबी दोस्त नहीं है, सारे को सबूही साहब, देहलवी साहब, लखनवी साहब, हजारवी साहब, तो सब, और वो रूमी टोपियां पहनी हुई, इतने क्यूट और स्वीट लोग थे, और क्या लेवल ऑफ इंटेलेक्ट था, वाह वाह वाह, क्या शेर व शायरी और पुराने किस्से, और वो सारे। अब हकीम सईद साहब जो थे, वो उनके साथ बहुत दोस्ती थी। अच्छा, जब भी आते थे लाहौर आते, मतलब करते थे, महफिल में आते थे। मियां साहब, दूसरे तजुर्बे के बाद आपने फिर शादी नहीं की, तो कभी तन्हाई, कभी होता ना आदमी, नहीं तन्हाई वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना कभी शहर में रहते हुए। आप मुझे बताएं, नहीं होता ना कभी, बिल्कुल सब, मैं आपको बताऊं, सब चले गए, दोस्त महफिल बर्खास्त हो गई, कोई एक दुख सुख का साथी, सोने का टाइम होता, बंदा सो जाता। वहाँ इतना रौनक उस इलाके में, ठीक है, शबरात हो, हाँ ठीक है, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन्नबी हो, चहार शंबा हो, दाता जिंदगी साहब का उर्स हो, एक जिंदगी है शहर के अंदर। एक मतलब कि आप मेरे घर रात के 3 बजे 50 मेहमान आ जाते हैं, वो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों से आदमी, कुछ दिल की बातें ऐसी हैं जो आदमी इनसे नहीं कर सकता, वो कभी नहीं महसूस हुई। कोई ऐसी कोई बातें नहीं है दिल की, सारी दिल की बातें बहुत दफ़ा कर ली हुई हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। एक ज़माना था कि किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, अब टीवी देखते देखते सो जाते। वाह, मगर बातें करते करते तो नहीं सो पाते। नहीं, बातें बहुत हो जाती है ना सारे दिन में। अब आप देखें, इतवार का दिन है, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इतने हर कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, NCA के। नहीं, लेकिन कभी आपने सोचा क्यों नहीं उसके बाद? क्या शादी के बारे में? हाँ, या दोस्तों ने भी बहुत कहा, मैं जानता हूँ कि भाई मियां साहब इन्हें थोड़ी करा के ही रहनी, बस 2 हो गई ना, नहीं चाहते, मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें गल दसा, गिद्दड़ सी, बुढ़ा गिद्दड़, सारे गिद्दड़ां नूं कहंदा सी कि तुसीं अपनियां दुमां कटाओ, क्योंकि शिकारी तुहानूं तुहाडीਆਂ दुमां वास्ते तुहानूं मार देण। अच्छा, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿੱਦੜ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਨਾ,
उन्हें क्या इन्हों चेक करो इहदी दुम कट्टी होनी है उन्होंने चेक किया उन्हें कहा इहदी अपनी कट्टी है ये सारियां दी कटान दे चक्कर साथी है मेरे वो काम कर रहे ठीक है मियां साहब, आज़ाद फिरें फिर। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है सादिया फैसल साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब, सादिया फैसल और नजफ। क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें पब्लिक आप दोनों से कुछ भी पूछ सकती है। तैयार हैं? जी पूछे तो सही, आज साढ़े बड़े आए हैं। करारे जवाब कुछ लोग की कह सकते हैं। मियां साहब बढ़ते हैं पब्लिक के पहले सवाल की तरफ। मियां साहब, जब पूरी दुनिया लाहौर में बसंत मनाने आया करती थी तो आप खुद भी पतंग उड़ाया करते थे? खिंच मार के पेच करते थे या लंबा पेचा करना पसंद करते थे? अंदरून शहर में तो हर मतलब सर्दियों में हर इतवार ही बसंत होती थी, तो लोगों को पता ही नहीं है। अब देखें कि सरगोदे में बसंत हुई, जी जी जी, फैसलाबाद में बसंत हुई, फैसलाबाद में हुई, बेचारा लाहौर हमें ही महरूम रखा हुआ। हमें महरूम रखा। ये सब आपके तो बड़ा रसूख है और था उस बड़ी कोशिश की हर हुकूमत ने। आप समझते हो तंदी को रोकना नामुमकिन था? नहीं नहीं, बिल्कुल मुमकिन, हर चीज़ मुमकिन है। ये नहीं कि नहीं हो, जरा होना चाहिए ना डंडा जी जी इस्तेमाल करें। और आप देखिए मेरे साहब, आप कितने 5-6 फैक्ट्रियां जो बनाती हैं, पकड़ के उनको जरा एक बात टांगे। दूसरे, जब आप बिलियंस ऑफ रुपीस अगर एक इवेंट से बनाने लगे हैं, उसी की आप एक स्पेशल फोर्स बना देते हैं 4 दिन क्या जरूरत है? हम जब मांग के गुजारा कर सकते हैं तो अपनी आप पे पैरों पे खड़े होने की क्या जरूरत है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये बिजनेस हो सकता है। मैंने हर हुकूमत को ये कहा है कि यार पंजाब की गवर्नमेंट को इसका एक डिपार्टमेंट बनाए। जी जी, अलग से बनाए और उसकी अलग फोर्स। आप सोच ही नहीं सकते कि कितने लोग फॉरेनर्स, अभी तो ये जो सिर्फ पाकिस्तान जो एक्सपेट्रिएट्स है, जो बाहर पाकिस्तानी थे वही ज्यादा आते थे। ऐसे ही बहुत इन्वेस्टमेंट और बहुत, क्योंकि लोगों ने जब आके देखा कि ये तो पाकिस्तान थोड़ा जबरदस्त मुल्क है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेरा सवाल मैडम सादिया से है कि कभी ऐसा हुआ है कि YouTube पर आपने किसी और की ब्यूटी टिप्स बता दी हो और उसने आपको स्ट्राइक भेज दी हो? ये जो कहना BBC लंदन पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। कभी स्ट्राइक नहीं है? मैं नहीं, मतलब मैं क्यों किसी दूसरे की ब्यूटी टिप्स बताऊंगी, मैं अपना ही करती हूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेरा सवाल यूसुफ साहब से है कि जब आप इतनी खूबसूरत और बड़ी हवेली में टहलते हैं तो क्या आपको अकबर बादशाह जैसी फीलिंग आती है? और वो दीवार कहाँ है जहाँ अनारकली है? नहीं बच्चे, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ, और मैं इस किस्म के ख्वाब नहीं देखता। जहाँ मैं रहता हूँ, सुबह कभी मैं अपनी छत पे चला जाऊँ तो सामने दीवाने आम मुझे बिल्कुल नजर आता है। क्या बात है। तो वो भी एक बड़ी एडेड एक क्या कहते हैं। और ये मैं कहूँगा कि अब आप जाके लाहौर का किला विजिट करें, जब से वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के पास काम किया, कामरान रशारी साहब ने वंडरस उस पे काम किया है। उनके लिए बहुत एक क्लैप उनके लिए। और अब शालामार बाग भी जो है उसको भी सारी उसकी क्या कहते हैं ब्यूटी हो रही है। और साथ साथ आई थिंक थोड़ा सा दायरा पंजाब गवर्नमेंट ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का बढ़ा दिया है। अभी रिसेंटली जो बरकत हॉल था उसकी वॉल्ड सिटी ने अथॉरिटी ने उसकी सारी रेस्टोरेशन की है। और अब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि रेस्टोरेशन और रेनोवेशन में बहुत फर्क है। रेनोवेशन होती है किसी चीज़ को नया करना, और रेस्टोरेशन होती है कि असली हालत में उसको लेके छेड़छाड़ ना की जाए। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये वो हॉल है कि जहाँ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब पहली दफ़ा लाहौर आए हैं, और उन्होंने मेरे दादा जो थे मियाँ अमीरुद्दीन, ही वाज वन ऑफ द इनवाइटीज़, यानी उनको अंजुमन हिमायत इस्लाम की तरफ से वो इन्विटेशन था। और बरकत हॉल में उन्होंने पहली दफ़ा लाहौर के और पंजाब के मुसलमानों को एड्रेस किया था। क्योंकि मैं भी मेंबर हूँ अपना बोर्ड का, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के, और साथ उनकी जो हेरिटेज बोर्ड है उसका भी मैं चेयरमैन।
तो वो और मेरी हवेली भी ऑल्सो नाउ प्रोटेक्टेड, मैं उसको चाहूँ भी गिराना अच्छा, तो मैं उसको बेच सकता हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन तब्दीली नहीं कर सकते, हम उसमें उसको गिरा गिरा नहीं सकते या उसको डिवीजन उसकी कोई नहीं कर सकते, इस तरह हम जैसे पूरी दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों में होता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सादिया जी, आपकी ब्यूटी का राज क्या है, और प्लीज़ मुझे कोई ब्यूटी टिप्स दे दें। पहले तो थैंक यू, और बस टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक्सरसाइज। अच्छा, आई एम अ जिम फ्रीक तो आई थिंक एक्सरसाइज से भी आपकी रूटीन फ्रेशनेस रहती है, आपकी एक रूटीन बैलेंस रहती है। आप अगर मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज कर लो तो आपको पूरा दिन बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल प्रोडक्टिव रहता है। आई थिंक एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप। और बाकी ब्यूटी टिप्स लेने तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये भी है, वह मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं ब्यूटी टिप्स देती रहती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मियाँ साहब, आप म्यूज़िक को बहुत प्रमोट करते हैं, मेरा गाना सुन के ये बताएं क्या मैं अच्छी सिंगर बन सकती हूँ या नहीं। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। जनाब बिल्कुल, यू हैव अ गुड टोन, आपकी टोन अच्छी है, और लेकिन आपको अब मेहनत की जरूरत है। ठीक है, जी भड़के अगर आप मेहनत करेंगी तो आप बिल्कुल गा सकती हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगी, वो बात जो है ना कि टोटली एक नेचुरल एक चीज़ होती है, वो उसमें अभी थोड़ा सा अभी लेकिन अगर आप कई लोग होते हैं जितनी मर्जी मेहनत करें कोई फर्क नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है, कुछ पोटेंशियल ही नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है। आप अगर मेहनत करेंगी तो यस यू कैन सिंग। वाह जी वाह, वेरी गुड। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया फैसल और मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है सादिया फैसल साहबा, हमारे साथ मौजूद है मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब। मियां साहब, हमारे सेगमेंट का नाम है कैथारसिस। मियां साहब, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? अल्लाह का शुक्र है, टच वुड के कोई कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई कि जिस पे मैं बहुत मुझे रिग्रेट हुआ और कि काश ऐसे होता तो ऐसे हो जाता। कोई रिग्रेट सादिया ज़िंदगी में? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई रिग्रेट तो नहीं है, बट छोटी छोटी बातों पे वैसे हो जाता है। जैसे मेरे घर में हेल्पर्स हैं, तो अगर मैं उनको डांट दूं, और जायज़ बात पे ही डांटते हैं, बट मुझे अगर मैं डांट देती हूँ तो मुझे बाद में थोड़ा रिग्रेट होता है, अफसोस होता है कि मैंने क्यों डांटा, लेट गो कर देती। तो ये इन चीज़ों पे मुझे रिग्रेट तो नहीं, अफसोस कह सकते हैं, रिग्रेट नहीं है। और बस एक्सपेक्टेशंस कम कर ली हैं लोगों से, तो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती तो फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। किस रिश्ते में आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कम की? हर रिश्ते में। अच्छा जी, हर रिश्ते में। आई थिंक इसकी वजह क्या बनी? आपने क्यों सोचा कि दोस्तों में दोस्तों में ज़्यादा दोस्तियाँ मैं वैसे इतनी करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। बट आई थिंक जब बहन भाई होते हैं, जब शादियाँ हो जाती हैं, तो आपको उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपके लाइफ में एक एडिशन होती है। तो वो मैंने पहले ही अपने आप को समझा लिया कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस। किसी तजुर्बे के बाद समझाया या खुद समझाया? खुद समझाया, बगैर किसी तजुर्बे के। हाँ जी, बगैर छोटे मोटे तजुर्बात हो ही जाते हैं। हुए अच्छा, लेकिन आपको लगा कि बदल गया सब कुछ है? थोड़ा बहुत चेंज तो आ जाता है ना, जब शादियाँ होती हैं तो चेंज तो आ जाता है। तो फिर आप उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो आप हर्ट भी नहीं होंगे, आपको कोई उम्मीद ही नहीं है तो फिर। जी बिल्कुल। मियां साहब, एक भरपूर जिंदगी आपने गुजारी इस शहर के। मैं कल्ला तो नहीं जिन्हें भरपूर खुशी है नहीं, देखे ना, जो इस शहर के उमरा हैं, यानी कि अशराफिया है, उसमें आपका शुमार है। और कितने लोग होंगे पुराने ज़माने की अशराफिया? बहरहाल अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, नए नए पैसा आ गया लोगों के पास, तो मगर एक मतलब बड़ी शानदार और एक भरपूर ज़िंदगी, असर रसूख वाली ज़िंदगी आपने गुजारी। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? जब
कायद आज़म की बेटी मेरे घर तशरीफ़ लाई, दीना साहब। उससे ज़्यादा स्टैटिक कोई मेरे कोई, लेडी डायना भी आई और भी लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, प्राइम मिनिस्टरों की, हाँ, कौन नहीं आया? कौन, लेकिन वो जो मेरे एक मोमेंट था ना, वो जो 6-7 घंटे मैंने उनके साथ गुजारे, वो मेरी, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हासिल था। उन्होंने मुझे कहा था, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे जब आई थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि सियासत तो मैंने नहीं करनी, हाउ कैन आई सर्व माई कंट्री, हाउ कैन आई गेट माई मैसेज अक्रॉस। उन्होंने मुझे कहा मेक अ प्लेटफॉर्म ऑन मीडिया, दैट्स द वे टू डू इट। और मैंने वो बात उनकी बांध ली पल्ले पे, फिर पर बाकी मैंने तो बात ही बांधी, लेकिन बाकी जो हुआ वो कुदरत नहीं किया। मगर आपके जहन में मैंने नहीं कभी किसी को कहा कि जी मैंने ये करना है, मुझसे करा, वो खुद ही हो गया। ये फरमाइए कि सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का, मुड़ के देखें यार कि वो आज भी जज्बाती कर देता हूँ आपको। 71, ठीक है, मतलब कि मेरे वालिद की फौत की भी हुई, वो भी बहुत लम्हा, लेकिन वो लम्हा जो था ना, क्योंकि हमारे घर में जो सोग था उस वक़्त, उफ तौबा, माई ग्रैंडफादर वाज अलाइव, और उनको इस उम्र में रोते देखकर बिल्कुल दिल जो था ना, वो तो उस बंदे ने की ज़िंदगी में कभी आंसू नहीं कभी मैंने उनका कभी देखा, इतने वो मजबूत आसा, मजबूत वो कायदे आज़म के फॉलोवर, वो सबसे बहुत ही आपने, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग। और मुझे याद है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और खबरें सुन रहा था और रेडियो लगा हुआ था, रेडियो पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि जी ये वाक़या हो गया, और उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने वो साबरी की वो जो कवाली लगा दी, हो निगाहे करम, ओ कवाली चलती गई और आंसू निकलते गए। सादिया, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी? जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले? जी, नेक्स्ट सेगमेंट है ज़बरदस्त गुगली। अच्छा जी, करो जी गुगली सुटो फिर। हाँ जी, अच्छा भी इत्थों ही आनी? हाँ जी, इत्थों ही आनी। चलो जी, इस तरह दी चीज़ां इधरों ही आउंदी। ये पहले अंगूठा दिखाते ने, 3 दफ़ा दिखाया, फिर गुगली सुट जाए। मियाँ साहब, वाह वाह, इनमें आपके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर? मेरे जो पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर थे वो ख्वाजा खुर्शीद अहमद। ठीक है, ख्वाजा साहब हो गए राइट साइड पे, फिर मदन मोहन है, आर.डी. बर्मन है, और फिर रोमन घोष साहब है। हाँ ठीक है, लेकिन ख्वाजा खुर्शीद अहमद, तब पता ना, ख्वाजा साहब भी मेरी तरह के कंपोजर थे, तो साज नहीं बजाते, माजिद की तीली के ऊपर ही। लेकिन मैं चूंकि आपको जानता हूँ, आपकी तो स्मोकिंग भी छुड़वा दी थी दीना साहिबा ने। जी बिल्कुल, है ना। उन्होंने मुझे कहा कि तुम यंग मैन, आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। और मैं समझ गया कि वो अपनी इशारा उनका अपने भाई की तरफ ही था कि दैट व्हाट अल्टीमेटली किल्ड हिम वाज हिज सिगरेट्स। तो मैंने उनसे कहा, मैं हंस पड़ा, तो मैंने कहा मैम, शी सेड कि आई डोंट वांट यू टू स्मोक। तो मैंने कहा मैम, इज दैट एन ऑर्डर? तो कहने लगी, हंस के कहने लगी, ओके टेक इट एज एन ऑर्डर। तो मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। मैंने तो अपनी वालदा से मैंने कहा कि देखो कायदे आज़म की बेटी आए सन, तो उन्होंने क्या सिगरेट छड़ दियो, तो मैं छड़ देते। मैं कहती रही, और मैं 2 पैकेट रोज़ पीता था सिगरेट के। कैन यू इमेजिन, इतने ज़्यादा सिगरेट पीता क्या था। बात, और कई सालों से, आप यकीन करेंगे, एक दफ़ा डब्बी बाहर फेंकी तो ख़त्म। तो वालदा को बताया, तो वालदा ने क्या हुआ, मैं तेनू इन्ने सालां तो कह रही हूँ तो सिगरेट छड़ दे, तो तू नहीं छड्डे। मैं क्या तुसी लामा इकबाल दी थी, कायदे आज़म की बेटी। मैंने वाकया ना सैकड़ों लोगों को सुनाया, और मैंने बताया कि यार देखें, ये निस्बतें होती थी, ये अदब एहतराम होता था, और ये जो एक नस्ल थी उसका पाकिस्तान पे यकीन था। बड़ा खैर मामूली वाक़या है। आपने तो मुझे रूटीन में ऐसी कई 1-2 बार जिक्र हुआ, मगर मैंने इसको बिल्कुल और तरह मैंने देखा कि देखिए ये अपने वतन से भी मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से भी मोहब्बत है, अपने कायद से भी मोहब्बत। कितनी कमिटेड थी एक नस्ल में, देखिए हमारे कितनी कमिटेड थी एक नस्ल पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान से जुड़े लोगों के साथ। हमारी बेड टाइम स्टोरीज भी यही थी। हमारे घरों की औरतें जो थीं वो भी लड़ी थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने भी कांग्रेस की औरतों को फेंटी भी लगा दी, मतलब इस तरह की भी हमारी ज़बरदस्त ख़वातीन। तो वो कहानियाँ जो हम उनसे सुनते आए, कायद की और अपने ग्रैंडफादर से और अपने वालिद से ख़ास तौर पे। अब मेरे वालिद जो थे वो, उन्होंने जो जलसा था 1940 का, ठीक है,
23 मार्च। Yeah. तो क्योंकि उसके जो इंचार्ज थे, उसकी जो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे वो मियां मीरुद्दीन साहब थे, तो इन्हीं के ज़िम्मे था कि उसको करना सारा जलसे को। वो हुआ यूँ कि एक कालीन हवेली में था पुराना सा, ईरानी कालीन था, फटा फटा, उसकी बुरी हालत। मैंने देखा आप खास तौर पे आपने मुझे दिखाया कि ये वो है जो घर से गया था उस वक्त बिछाने के लिए। तो वो कालीन जो था, मैं एक कोई डीलर मेरे पास आया, उसने कहा मुझे आप ये दे दें तो मैं आपको एक नया 2 नए कालीन दे दूँ। तो मैंने कहा क्यों, मुझे ज़रा ये बताओ कि क्यों दोगे। उसने कहा देखो बात ये है कि ये जो फैक्ट्री है ना, ये अब बंद हो गई को 70-80 साल पहले इसकी, तो अब ये इसकी एक यूनिक वैल्यू है, लेकिन ये सारा फटा हुआ है और इसकी हालत आप देख लें क्या है। मैंने कहा ठीक है। वो बाहर ही पड़ा हुआ था। किस्मत की बात देखिए कि मेरे वालिद साहब उस दिन आए हवेली, और उनके कोई बचपन के दोस्त जिनका इंतकाल हो गया, तो वो अफसोस के लिए आए, उसके घर जाना था उन्हें। तो उन्होंने कालीन देखा तो वो देख के थे कोई कित्थों मिलिया था। मैं कहा जी हथी पिया सी। तो मैं क्या मैं इनू सेल कर रहा, कहने कि उल्लू दे पट्ठे ए मैं अपने हथी स्टेज पे बिछाया। तो मैंने फिर उस कालीन वाले को मैंने कहा भाई देखो बात ये है, इसकी करो मुरम्मत, तुम मुरम्मत करके मुझे दो। उसने कुछ साल एक लगाया उसके ऊपर, लेकिन उसने उसको सारा ठीक कर दिया। तो मैंने फिर अपनी वो जो आता है उसको पता लगे, वो तस्वीर खिंचवाता है उस कालीन के साथ। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी ये कहानी मेरे वालिद बताया करते थे, कहने कि हम जब ये हुआ सारा वाक़या, तो इतना खौफ व हरास था। कोई यहाँ हमारे जो चौक है, क्या कहते हैं, शाही मोहल्ले का, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर दी खाकसारों पे, तो कई वहाँ मारे गए और बड़ा खौफ व हिरास था। उसके बाद भी जलसा होना था। जब जलसा होना था तो उस वक़्त फिर ये हुआ कि उस वक़्त हुकूमत थी सर सिकंदर याद की, वो चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमान थे, लेकिन यूनियनिस्ट थी उनके साथ। तो इन्होंने जब अनाउंस किया कि जी हम 23 मार्च को जलसा करेंगे, मेरे दादा मियाँ मीरुद्दीन, नवाब जुल्फ़िकार ममदूद और मियाँ बशीर अहमद, जिन्होंने वो लिखी थी अपना नज़म मिल्लत का पासबान मोहम्मद, और उन्होंने पढ़ी भी थी, उधर ही कायद ठहरे थे जब 1940 में। इन्होंने इंसिस्ट किया कि जलसा होगा, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप आएँ बैठ के बात करते हैं। तो सिविल सेक्रेटेरिएट में ये लोग वहाँ गए, और इनकी इस इंसिस्टेंस पे अगर ये लोग 3 लोग इंसिस्ट ना करते 1940 क्या कि जलसा पता नहीं होता या ना होता या क्या होना था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी जो हमने करना है जलसा ही करना है। तो उन्होंने अपना कायद आज़म को फ़ोन किया, वहीं से, वो दिल्ली में थे कायद आज़म। तो इन्होंने कहा अपना उनको कि जी हम रिस्पॉन्सिबल, जो मर्जी हो जाए, हम जो भी होगा आप आइए, आप आए। कायद ने कहा ठीक है। कायद बाय ट्रेन पहुँचे लाहौर, और इन तीनों ने ही उनको रिसीव किया, और वो सीधा पहले खाकसारों के पास गए उनकी इयादत के लिए। हालांकि एक खाकसार ने उनको कत्ल करने की भी कोशिश की थी, ठीक। वो इस तरह की उनकी तबीयत थी। फिर जलसा हुआ। अब मेरे वालिद बताते हैं कि जलसा जब गया तो कोई खौफ के मारे कोई कुर्सियां दे, कोई टेंट दे, कोई सामान ही ना दे। तो एक मुसलमान था जिसकी दुकान थी, उसके पास ये गए, सारे मोहल्ले के नौजवान लड़कों को इकट्ठा कर। तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र गाल सुन, चाबी फाड़ ते खोल के जो दिल कर दे ले जा, लेकिन अगर कोई कुछ होया तो मैं कहूँगा जी ताला तोड़ के। उन्होंने कहा जी ठीक है, ले आओ चाबी फड़ाओ। तो कहते हैं कि हम जब वहाँ सामान रखना शुरू किया ना, कहते हैं आधे घंटे के अंदर जो शहर का मुसलमान था सारा ही बाहर आ गया, नौजवान। वो कहते हैं कोई चंद घंटों के अंदर सारा जलसा गाह तैयार और स्टेज तैयार और सारा कुछ ये हो गया। जी मियाँ साहब, आपकी पसंदीदा गुलकारा इनमें से ये हैं मोमिना मुस्तहसन, आयमा बेग, हिना नसरुल्लाह साहिबा और सनम मारवी साहिबा। सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ऐसे करके तो नाम रखे गूगली, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक हिना नसरुल्लाह और सनम मारवी यूँ तो मेरे ख़ास प्यारे बच्चों में है ना। इन्होंने स्टार्ट ही जो था वो विरसा से ही, और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेल। और मोमिना और आयमा बेग भी दोनों बहुत अच्छी सिंगर हैं। मोमिना ने तो हमारा प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन आयमा ने बिल्कुल विरसे का प्रोग्राम किया हुआ। जी नेक्स्ट गूगली। अच्छा भाई सादिया, इनमें से आपकी पसंदीदा अदाकारा? मामा मेरी ऑब्वियसली सबा फैसल। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मदर है, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, वर्सेटाइल,
बहुत फर्स्ट स्टाइल है, ये भी है। और हिना दिल पसीर हिना जी बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं आज। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, क्या कहने, नसीब वाले हैं, शुक्रिया, आसानियाँ मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियाँ मिली हुई। क्या कहने, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, बहुत बहुत खूब।